नमस्ते। 30 दिसंबर 2025 साल बस खत्म होने को है और जब हम पिछले 24 घंटों की खबरों को देखते हैं ना, तो एक बड़ी अजीब सी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो खबरें हैं आज, वो विरोधाभासों से, कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई हैं। एक तरफ देखिए, भारत 6G जैसी भविष्य की तकनीक में एक लंबी छलांग लगा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी देश की राजधानी दिल्ली धुएं और कोहरे के एक पुराने हर साल के संकट में फंसी हुई है। सही कहा। और यही विरोधाभास हमें सिर्फ देश में नहीं, दुनिया भर में दिख रहा है। कहीं शांति की बहुत नाजुक कोशिशें हो रही हैं, तो कहीं युद्ध के बादल और भी ज्यादा घने हो रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि इन बिखरी हुई घटनाओं के बीच के पैटर्न को समझना है। ये विरोधाभास हमें हमारे आज और आने वाले कल के बारे में क्या बताते हैं, चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से। साल के अंत में राजधानी का हाल बेहाल है। घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। इसे अब पब्लिक हेल्थ और ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कहा जा रहा है। और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 के पार है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। और नए साल पर तो इसके गंभीर होने की चेतावनी है। और इसका असर जमीन पर हर कोई महसूस कर रहा है ना। लगभग 150 उड़ानें रद्द, ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। ये आंकड़े तो हम हर साल सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो साइंस है वो ज्यादा डराने वाली है। वो क्या है? एक टर्म है वेंटिलेशन इंडेक्स। ये मापता है कि हवा कितनी तेजी से प्रदूषकों को अपने साथ बहाकर ले जा सकती है। अच्छा, वेंटिलेशन इंडेक्स। तो ये अभी कितना है और आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? अभी ये 6000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से भी कम है। इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली के ऊपर की हवा एक तरह से जम गई है, वो हिल नहीं रही। बाप रे! हाँ, जैसे एक बड़े कमरे में धुआं भर दिया जाए और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें, वैसा ही कुछ हाल दिल्ली का है। ऊपर से हवा की रफ्तार भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। तो गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री और पराली का जहरीला कॉकटेल सब मिलकर एक गैस चेंबर बना रहा है। ये वैज्ञानिक कारण तो समझ में आता है, लेकिन ये सिर्फ विज्ञान और मौसम का मामला तो नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता भी है, जो हर साल दोहराई जाती है। आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं। ये एक जटिल, एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। मौसम की भूमिका जरूर है, लेकिन असल जड़ें तो हमारी शहरी प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल की कमी में है। हर साल संकट आने पर शॉर्ट टर्म उपाय होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म समाधान पर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वो साफ तौर पर नहीं दिखती। और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा विरोधाभासी बना देती है, क्योंकि एक तरफ हम इस बुनियादी संकट से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ इसी देश में भविष्य के लिए एक जबरदस्त छलांग लगाई जा रही है। दूरसंचार विभाग ने 6G के लिए नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान जारी कर दिया है। हाँ, और कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार ने 6425 से 7125 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड 6G के लिए खोला है ना, वो भारत को सीधा अमेरिका और चीन जैसे देशों की लीग में खड़ा कर देता है। ये देश भी इसी बैंड को 6G के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने पर विचार कर रहे हैं। तो ये जो 6425 से 7125 मेगाहर्ट्ज के नंबर हैं, इन्हें हम कैसे समझें? क्या हम इसे 5G के मुकाबले एक बहुत चौड़े खाली हाईवे की तरह सोच सकते हैं, जिस पर कई ज्यादा डेटा ट्रैफिक एक साथ दौड़ सकता है? क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही मतलब है। ये सिर्फ तेज डाउनलोड स्पीड नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव है। एडवांस्ड AI, सेल्फ ड्राइविंग कारें, स्मार्ट शहर, रिमोट सर्जरी। अच्छा। ये सब जिस तरह के रियल टाइम डेटा पर चलेंगे, वो 6G के बना मुमकिन ही नहीं है। ये एक तरह से कल के डिजिटल भारत का ब्लूप्रिंट है। और शायद इसीलिए सरकार इसमें एक और चीज पर जोर दे रही है, नियामक निश्चितता, यानी रेगुलेटरी सर्टेनिटी। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि सरकार ने कंपनियों को एक साफ रोड मैप दे दिया है। उन्हें अब पता है कि नियम क्या होंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो अब वे बिना किसी झिझक के रिसर्च में नए उपकरण बनाने में हजारों करोड़ का निवेश कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो विरोधाभास और घेरा हो जाता है, जो मुझे परेशान कर रहा है। एक तरफ हमारे पास भविष्य के लिए इतना साफ विजन है कि हम 6G की रेस में दुनिया को टक्कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी राजधानी को सांस लेने लायक हवा देने की सालाना प्रॉब्लम तक सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है।
और इसका जवाब शायद हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी प्रायोरिटीज में छुपा है। 6G और इसी से जुड़ा जो 4,666 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हुआ है, जिसमें कॉम्बैट कार्बाइन्स और टॉर्पीडो खरीदे जा रहे हैं, ये दोनों आत्मनिर्भर भारत और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बड़े नैरेटिव का हिस्सा हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच से लागू होने वाली नीतियां हैं, जबकि प्रदूषण जैसी समस्या एक बॉटम अप अप्रोच मांगती है, जिसमें कई मंत्रालय, कई राज्य सरकारें और नागरिकों की भागीदारी की जरूरत होती है। वो ज्यादा जटिल है और शायद राजनीतिक रूप से कम फायदेमंद लगता है। मतलब एक तरफ वो प्रोजेक्ट्स हैं जो राष्ट्रीय गौरव और ताकत से जुड़े हैं, और दूसरी तरफ वो समस्याएं जो आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ी हैं। शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा, और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। कई विकासशील देश इसी तरह के विरोधाभासों से जूझते हैं। और ये जो राष्ट्रीय नैरेटिव को गढ़ने की बात है, ये हमें आज की एक और बड़ी खबर की तरफ ले जाती है। 31 दिसंबर को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। हाँ, और इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर देखना अधूरा होगा। ये उस बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने की एक और कड़ी है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देश की सांस्कृतिक विरासत को एक खास नजरिए से पेश करने की कोशिश है। और जाहिर है इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। बिल्कुल, ये आयोजन राष्ट्रीय पहचान और गौरव की भावना को जगाते हैं। यहाँ दिलचस्प सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्र का ध्यान और संसाधन इस तरह के बड़े सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होता है, तो दिल्ली के प्रदूषण जैसी जमीनी समस्याओं पर उसका क्या असर पड़ता है? सही बात है। खैर, देश के अंदर इस नैरेटिव को मजबूत करने के साथ साथ भारत को दुनिया के मंच पर एक बहुत मुश्किल संतुलन भी साधना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हुए कथित यूक्रेनी ड्रोन हमले पर गहरी चिंता जताई है। यूक्रेन ने इससे साफ इनकार किया है और भारत के इस रुख को निराशाजनक कहा है। देखिए, ये भारत की विदेश नीति की एक क्लासिक केस स्टडी है। भारत यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा। बयान पुतिन या रूस के समर्थन में नहीं है, बल्कि किसी भी देश के नेतृत्व पर हमले के सिद्धांत के खिलाफ है। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों की वकालत करना है, बिना रूस यूक्रेन युद्ध में किसी एक का साथ दिए। भारत एक बहुत पतली रस्सी पर चल रहा है। लेकिन यूक्रेन या उसके पश्चिमी सहयोगी इसे ऐसे नहीं देख रहे होंगे, है ना? उनके लिए ये संतुलन शायद रूस का मौन समर्थन जैसा लग सकता है। ये रस्सी हमें कितनी देर तक साधे रख सकती है? यही तो $1 मिलियन सवाल है। जैसे जैसे वैश्विक ध्रुवीकरण बढ़ेगा, इस तरह न्यूट्रल बने रहना और भी मुश्किल होता जाएगा। हर देश पर किसी एक खेमे में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा। और ये कूटनीतिक चुनौती हमारे पड़ोसी देशों में और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। बांग्लादेश से खबर है कि वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। खालिदा जिया का जाना बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत है। वो सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि सैन्य तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा थी। शेख हसीना के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता ने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को परिभाषित किया है। और उनका निधन एक ऐसे मोड़ पर हुआ है जब बांग्लादेश खुद एक बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा है। बिल्कुल, शेख हसीना के अब पदस्थ होने के बाद वहां एक राजनीतिक शून्य, एक पावर वैक्यूम बना हुआ है। ऐसे में खालिदा जिया का न रहना उस शून्य को और गहरा करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना एक बहुत सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। यह दिखाता है कि भारत वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। लेकिन इसी राजनीतिक शून्य का एक खतरनाक नतीजा भी सामने आ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। 2 हफ्तों में ये तीसरी हत्या की खबर है। और ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न है। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है या एक राजनीतिक खालीपन होता है, तो कट्टरपंथी ताकतें सिर उठाने लगती हैं। वे इस मौके का इस्तेमाल समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए करती हैं। ये घटनाएं न सिर्फ बांग्लादेश के लिए खतरा हैं, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी एक बड़ी चुनौती हैं। तो एक तरफ कूटनीतिक संतुलन की कोशिशें हैं और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है जो इन कोशिशों को लगातार चुनौती दे रही है। और ये चुनौती सिर्फ हमारे पड़ोस तक सीमित नहीं है। हाँ, और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य पूर्व है। यमन में एक ऐसा भू राजनीतिक बदलाव हो रहा है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। सऊदी अरब के दबाव के बाद यूएई यमन से अपनी सेना हटा रहा है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सऊदी के नेतृत्व वाला गठबंधन जो हूती विद्रोहियों से लड़ रहा था, अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गया है। यूएई पर आरोप लग रहे थे कि वो पर्दे के पीछे से दक्षिणी यमन के अलगाववादियों का समर्थन कर रहा था।
अब यूएई के हटने से उस समूह ने 8 दक्षिणी प्रांतों पर नियंत्रण कर लिया है। ये दिखाता है कि सऊदी अरब और यूएई, जो सालों से सहयोगी थे, उनके बीच गहरी दरार पड़ चुकी है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब इस क्षेत्र की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है। और इसी अस्थिर क्षेत्र में इजराइल गाजा का संघर्ष विराम भी टूटने की कगार पर है। इजराइल ने गाजा में फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां मानवीय संकट और गहरा गया है। लेकिन इसी बीच कुछ अजीब घटनाक्रम भी हो रहे हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए मिस्र के साथ रफा बॉर्डर को फिर से खोल दिया है। हाँ, और हमास ने एक बंधक के अवशेष लौटाए हैं। यह उस विरोधाभास को दिखाता है जो युद्ध क्षेत्रों में अक्सर दिखता है। एक तरफ भीषण लड़ाई और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बातचीत, मानवीय गलियारे और छोटे मोटे समझौते। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्थिति बेहद नाजुक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में पुराने समीकरण टूट रहे हैं और एक नई, ज्यादा अनिश्चित दुनिया बन रही है? बिल्कुल। और इस अनिश्चितता को बड़ी ताकतें और बढ़ा रही हैं। चीन ने ताइवान के पास अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, जिसे वो खुद वॉर गेम कह रहा है। ये ताइवान और अमेरिका के लिए एक खुली धमकी है। और दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वेनेजुएला में CIA के ड्रोन हमलों की खबरें हैं और ईरान को सीधी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई है। और जवाब में ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध में है। ये बयानबाजी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये सब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड उभर रहा है जहां अमेरिका, चीन, रूस जैसी ताकतें एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। वाह, मतलब एक तरफ हम दुनिया के इतने बड़े बड़े तनावों और रणनीतिक खेलों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक खबर ऐसी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी आधुनिक दुनिया कितनी नाजुक है। चैनल टनल में बिजली फेल होने से यूरोस्टार ट्रेनें ठप हो गई हैं। ये एक छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन इसका सिंबोलिज्म बहुत बड़ा है। ये याद दिलाता है कि हमारा सारा हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सारी प्लानिंग एक छोटी सी तकनीकी खराबी से घुटनों पर आ सकती है। ये हमारे सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। तो जैसे हम 2025 को अलविदा कह रहे हैं, हमारे सामने विरोधाभासों से भरी एक दुनिया है। भविष्य की तकनीक और वर्तमान के संकट, कूटनीति की पतली रस्सी और युद्ध की कगार पर खड़ी दुनिया। सही कहा। और ये सभी टुकड़े मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ पहले से ज्यादा बंटी हुई और अस्थिर भी है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे 6G जैसी तकनीक भविष्य को आकार देने के लिए बनाई जा रही है और ड्रोन जैसी तकनीक आज के युद्धों को और घातक बना रही है। तकनीक की रफ्तार तो रॉकेट जैसी है, लेकिन हमारी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बैलगाड़ी की गति से चल रही हैं। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी और हमारी उसे संभालने की क्षमता के बीच ये बढ़ता हुआ फासला हमें कहाँ ले जाएगा? क्या हमारी संस्थाएं इस गति से तालमेल बिठा पाएंगी या फिर हम इस तेज रफ्तार के नीचे कुचल दिए जाएंगे? कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।